हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यूज जो आजकल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जैसे ईएमआरएस में, केवीएस, एनवीएस में। पर ये क्वेश्चंस मैंने थोड़े एडवांस लेवल के लिए हैं, बेसिक नहीं है। तो ये स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास में यही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जो स्प्रेडशीट होती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, या फिर फोटो एडिटिंग है, या फिर प्रोसेसिंग है, ये किसके टाइप्स हैं? तो जो ये आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो इसके अंदर आता है बैकअप, यूटिलिटीज, या फिर जो भी हम जैसे कीबोर्ड या माउस इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉलेशन के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे कि आपका सबसे पहले जो यूज होता था वो होता था लिनक्स, यूनिक्स। ये कमांड बेस्ड होता था, मतलब यहाँ पर कमांड्स का यूज करके ही हम काम कर पाते थे। फिर आया विंडोज, और अब जो हम यूज कर रहे हैं फोन्स में, टैब्स में, एंड्रॉइड। तो ये मैं आपको पहले साथ साथ बताती चलूंगी, जिससे हमारी काफी चीजें एक साथ कवर हो जाए। उसके बाद है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। तो ये तो कुछ है नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइसेस सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। आपको इन जो नीचे डिवाइसेस है, इनमें से ये बताना है कि कौन से डिवाइसेस हमारी कार में या फिर थर्मोस्टेट में यूज होते हैं। तो एज इट्स नेम सजेस्ट, एम्बेडेड कंप्यूटर, जो हम एक के साथ एक के अंदर विद इन अ कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर। तो कार्स में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही है, या फिर मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यू विश्ड टू लिमिट व्हाट यू वुड सी ऑन एक्सेल वर्कशीट, व्हाट डेटा फंक्शन वुड यू यूज। आपके पास एक एक्सेल वर्कशीट है, आप उसमें से ना पूरा कंटेंट ना देखे थोड़ा सा कुछ कंटेंट देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि जिन बच्चों के मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, मैं सिर्फ उनका ही डेटा देखूं। तो उस चीज को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे? उसके लिए आप क्या यूज करते हो? तो ऑप्शन है आपके पास सोर्ट, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेट, डेटा एनालिसिस, नन ऑफ दीज। तो जब भी हमें एक बहुत बड़ी शीट में से थोड़ा बहुत डेटा चाहिए होता है, तो वहां पर हम ऑप्शन यूज करते हैं फिल्टर। हम क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अगर मार्क्स पे दी गई है तो मार्क्स चेक कर लेते हैं कि मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80 होना चाहिए, या फिर जिस भी चीज पे कंडीशन दी होती है हम वहां पे फंक्शन में अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वही डेटा पूरी शीट में से एक्सेस होके आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज बेस 16? यूनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नन ऑफ द अबव। आपको याद होगा मैंने छोटा सा एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, क्योंकि इसमें कौन कौन सी डिजिट आती हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, इसमें डिजिट्स आती हैं 0 to 7। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16, इसमें डिजिट आती हैं 0 to 15। और ये तो आपका कुछ है ही नहीं। यूनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही होता है नंबर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि किसका बेस 16 होता है, तो बेस 16 होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार बाइनरी पूछेगा तो 2 है, ऑक्टल है तो 8 है, हेक्साडेसिमल है तो 16, और डेसिमल है तो 10। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS? आपको SMPS की फुल फॉर्म बतानी है। तो SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो आपको ध्यान रखना है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये SMPS की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following program are often delivered to a PC through an email attachment and are often designed to do a harm? कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे ईमेल आईडी पे भेजे जाते हैं, कुछ मेल्स भेजे जाते हैं,
पर वो हार्मफुल होते हैं, वो अच्छे फंक्शंस नहीं करते। तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा ईमेल आईडी पे ऑप्शंस होते हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम। ठीक है, इनबॉक्स में रीड अनरीड का ऑप्शन भी आप कह सकते हो। इसमें इनबॉक्स में जो मैसेजेस आते हैं वो इनबॉक्स में होते हैं, आउटबॉक्स में जो हम भेजते हैं वो होते हैं, ड्राफ्ट जो हमने मतलब भेजे नहीं है, हमने बस डिजाइन करके रख दिए हैं, और स्पैम क्या होते हैं? कुछ ऐसे ईमेल जो हमें एक हार्मफुल हमारे सिस्टम में हार्मफुल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और ये हमारे जितनी भी कंप्यूटर की फाइल्स हैं उनको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस टाइप के जो मेल्स होते हैं, इस टाइप की जो अटैचमेंट्स होती हैं, वो स्पैम में चली जाती हैं। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर ऑफन डिलीवर टू अ पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। कुछ नुकसान देना है, तो नुकसान के लिए क्या आता है? स्पैम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे ना कुछ टर्म्स और हैं जो आप देख सकते हो, पोर्टल, वायरस, रैंसमवेयर। ये भी पोर्टल्स होते हैं, जो जितनी भी वेबसाइट्स होती है, जैसे आपकी अगर हम स्कूल की बात करें तो एजुडेल करके साइट है, इसमें ये पूरा वेब पोर्टल है जिसमें आप अपने स्कूल की या पूरे जोन की सारी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। तो पोर्टल क्या होता है? बेसिकली पूरा वेबसाइट जिसमें हम पूरी डिटेल घर बैठे अपना देख सकते हैं। वायरसेस होती है मैलिशियस फंक्शन जो हमारे कंप्यूटर के डिस्क स्पेस को ईट अप कर लेते हैं और हमारा जो पूरा काम है उसको खत्म कर देते हैं। रैंसमवेयर ये एक टाइप ऑफ वायरस है। इसमें क्या होता है, जैसे क्या होगा, बहुत कुछ टाइम के लिए ना कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाएगा और आपसे एक अमाउंट मांगा जाएगा। वो आपको एक मैसेज आएगा कि आपने अपने सिस्टम से कुछ गलत परफॉर्म किया है, कुछ एक्टिविटीज हुई है आपके सिस्टम से और ये लॉक हो चुका है। अब आप इसको अनलॉक करने के लिए कुछ अमाउंट है, ये सबमिट करो। तो ये भी एक टाइप का वायरस ही है जो हमारे पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है और हम उसमें आगे काम नहीं कर सकते। तो या तो हमें उस सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है या फिर हमें दोबारा से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसा बहुत बार किया जाता है ताकि बहुत ज्यादा कंपनीज में मतलब इसका यूज किया जाता है ताकि उनका काम रुक जाए या प्रोजेक्ट्स में लोगों को दिक्कत आने लगी। तो ये सब चीजें हैं। तो पर आपका आंसर क्या है? स्पैम। पेपर छोटी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। एक बार पता है क्या हुआ था? एक बार जो यूपीएससी की साइट थी वहां वो ओपन नहीं हो रही थी, उसको हैक कर लिया गया था। जैसे आप यूपीएससी का ईमेल वो डाल रहे थे, एड्रेस डाल रहे थे, तो वहां पे डोरेमोन या कुछ कार्टून्स की पिक्चर्स डिस्प्ले हो रही थी। तो ये इस टाइप के काम हैकर्स ही करते हैं जो काम को खराब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट हार्ड कॉपी? जैसे सॉफ्ट कॉपी एक इंटेंजिबल आउटपुट है जो कि सिस्टम में एक फाइल होती है जो हमें दिखाई देती है, तो सिमिलरली हार्ड कॉपी क्या है? द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, द प्रिंटेड पार्ट ऑफ कंप्यूटर, द प्रिंटेड आउटपुट, द फिजिकल आउटपुट डिवाइस, या नन ऑफ द अबव। देखो हार्ड कॉपी क्या होती है? जो जैसे कोई बुक है या प्रिंटेड पेपर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रिंटेड आउटपुट। इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हो या जब मन करे आप इसको देख सकते हो, आपको सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which type of memory holds only that program and data that CPU is presently processing? कौन सी मेमोरी सब उन प्रोग्राम्स को रखती है जो सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है? तो हमेशा रैम में ये काम हो रहा होता है, जो भी हम फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं, वो हमेशा रैम में ही स्टोर हो रही होती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? तो वन निबल है वो कितने बिट्स के इक्वल है? मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि वन निबल हमारा इक्वल होता है 4 बिट के, और 1 बाइट हमारा इक्वल होता है 8 बिट के। ठीक है, तो सिंपली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है? तो जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो फायरवॉल पे ही आधारित होते हैं। मतलब कहने का मतलब है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फायरवॉल होते हैं। फायरवॉल का काम क्या होता है? सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट कराना। ठीक है, देखो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस।
तो ये काम होता है फायरवॉल का, कि जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है उसको प्रिवेंट करना, किसी भी मैलिशियस फंक्शन को प्रिवेंट करना, हार्मफुल फंक्शन को प्रिवेंट करना। ठीक है, जैसे अवस्थ हो गया आपका, नॉर्टन हो गया, क्विक हील हो गया, और भी अब तो बहुत सारे आ रहे हैं, मैकेफी प्लस। तो ये सब क्या है, फायरवॉल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU। ALU का मेन फंक्शन क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका काम क्या होगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो ऑप्शन क्या है, स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, मॉनिटर ऑल कंप्यूटर एक्टिविटी, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कंट्रोल कंप्यूटर आउटपुट सच एज प्रिंटिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है, TCP/IP। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। जितने भी नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में हमेशा यही प्रोटोकॉल काम करता है पीछे से, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बाकी देखो, कोबोल, जावा, C++, ये एक लैंग्वेज है, टाइप ऑफ लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपका आंसर ऑप्शन ई होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, ब्रिज वर्क एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, जो ब्रिज है वो कौन से लेयर पे काम करता है, तो ब्रिज काम करता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिज का काम क्या होता है, मैंने उस दिन में बताया था, सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करना। अगर वायर्ड वाला है तो वायर्ड वाला, और अगर वेव्स वाला है तो वेव्स वाला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर इसकी जगह गेटवे आए तो वो डिसिमिलर, मतलब अलग अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। A dash is used to direct and dispatch data packet between different network। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, पहले वो सेम ब्रिज के बारे में पूछ रहा था, वो बोले डिफरेंट पैकेट्स करने डिफरेंट नेटवर्क पे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा गेटवे। गेटवे का काम होता है अलग अलग टाइप के डेटा से डील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द, चलिए आगे देखते हैं, हु इज द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज। इनमें से कौन सा पास्कल लैंग्वेज का क्रिएटर है, तो सब इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, निकोलस वर्थ। ये इन्होंने इन्वेंट की थी। अगर हम बात करें डेनिस रिट्जी की, तो इन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप की थी। बाकी के बारे में आप लोग देख लेना। वैसे ज्यादातर C++ के जो फाउंडर है वो डेनिस रिट्जी है, और निकोलस वर्थ है पास्कल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर हाइड द सिलेक्टेड रो। आपको सिलेक्टेड रो को हाइड करना है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 9। ठीक है, कंट्रोल 9 को आप प्रेस करोगे तो जो रोज है वो हाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द .org डोमेन रिप्रेजेंट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, जो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कुछ भी साइट होती है www.cbsc.nic.in। ठीक है, या फिर आप एजुरल की बात करो तो azurel.nic.in, या फिर अगर हम DSSB की बात करें तो DSSB.government.in, या फिर अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनमें NGO.org से वो सेव होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो कोई भी वेबसाइट जो बनती है ना, वो अलग अलग डोमेन से ली जाती है। जैसे कि अगर मान लो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके URL में हमेशा .org आता है। अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई भी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट उठा लो, उसके एंड में हमेशा .government.in आएगा। ठीक है, और जितनी भी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है नेटवर्क डोमेन वाली, उसमें हमेशा NIC.in आएगा। आप चाहे SSC की साइट ले लो, चाहे CBSC की ले लो, चाहे एजुडल की ले लो, तो ये जो लास्ट की दो नेम होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करती कि ये साइट है किसकी। जैसे अगर NIC है तो इसका मतलब ये नेटवर्क डोमेन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है। अगर .government से मतलब खत्म होता है तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट की साइट है, वो यूज कर रहे हैं। अगर .org से ये एंड होता है, इसका मतलब क्या है कि ये
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है और इसमें उसी से रिलेटेड कंटेंट आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। गवर्नमेंट वाला गवर्नमेंट के लिए, NIC मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। जितनी भी साइट्स बनती है ना वो यहाँ पर बनती है, गवर्नमेंट की जितनी भी ज्यादातर बनती है वो इसी के यूज से बनती है, तो आप देख लेना एक बार इसको। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? देखो, पेंट, पावर पॉइंट, वर्ड, ये तो आपके सॉफ्टवेयर है। एज क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? विच नेविगेट वेब पेजेस, जिसका यूज हम इंटरनेट को चलाने के लिए करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर, जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? 16 होता है, 8 ऑक्टल का होता है, 2 बाइनरी का होता है और 10 डेसिमल का होता है। तो बस ये टिप्स भी याद होना चाहिए, बाइनरी, ऑक्टल और ये डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होता है? तो थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग जानते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटर के इवोल्यूशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे वहां पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स, एक जो कंप्यूटर का साइज होता था वो एक बहुत बड़े रूम जितना होता था, उतना बड़ा ही उसको AC चाहिए होता था कि वो उसके सर्किट को कूल कर सके, ठीक है। तो बहुत क्लमसी होता था, साइज में बहुत बड़ा होता था, जैसे एनवैक, एडवैक, ये पहले वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे इस पे काम किया गया, तो सबसे पहले इस ड्रॉबैक को हटाया गया कि इसका साइज बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम इसको थोड़ा छोटा कर दें। तो उसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगी सेकेंड जनरेशन में, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगे। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स भी थोड़े बड़े लगने लगे, तो उसमें IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे। और फोर्थ जनरेशन में इसको रिप्लेस कर दिया किसने? मदरबोर्ड में। और फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है ये AI का यूज कर रहे हैं, मतलब जो अब हम जिस जनरेशन में है, हम फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के मिड में हैं, क्योंकि हम दोनों चीजों का यूज करते हैं। हम AI भी यूज करते हैं, साथ साथ में जो हमारे डिवाइसेस है उनका भी यूज करते हैं। तो बेसिकली इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने डिटेलिंग कर दी है थोड़ी, देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार फिर से इसका आंसर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नोट नीड्स रिफ्रेश? ये किसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती? SRAM, स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? जो हमारे फोन में यूज होता है सिम, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। आइडेंटिटी है ये भी ठीक ही है, आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखो सिम क्या होता है, हर एक पर्सन के नाम पे यूनिक एक नंबर दे दिया जाता है कि आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। किसी से भी बात करने के लिए हमें एक सिम की जरूरत होती है, तो उसपे अब उसका एक अपना एक EMI नंबर होता है और एक फोन का नंबर होता है और एक जो अलग नंबर हमें दिया जाता है वो होता है। तो इन सबको मिला के हम किसी से कॉल कर सकते हैं। आपके पेपर में इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, पता होना चाहिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल या फिर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डेटाबेस की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड विद इन अ टेबल? डेटाबेस में एक की होती है जो पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का काम क्या होता है? पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर आपके स्कूल में डेटा है बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नेम सेम हो सकता है, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो? बाय यूजिंग रोल नंबर। तो यहाँ पर ये जो रोल नंबर है
ये क्या है, आपका प्राइमरी की है, क्योंकि ये सारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी रखता है। ऐसे ही अगर आप अपने ही जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है उसकी बात करो, तो वहां पे जो आपकी EID होगी ये प्राइमरी की होगी। क्यों? क्योंकि ये सबकी यूनिक आइडेंटिटी को रखता है, चाहे नेम सेम हो या कुछ भी सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A dash is built in mathematical formula included in Excel. Excel में कुछ mathematical formulas होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फंक्शन, जैसे min फंक्शन, max फंक्शन, sum, min, max, sum। ये सब क्या करता है? ये सम निकाल देगा, ये मैक्सिमम बताएगा, ये मिनिमम बताएगा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सब का यूज करते हैं हम अपनी कोडिंग के लिए, अपनी जो भी हमें यूज करना है, परफॉर्म करना है, उसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर अलाउ यू टू सेलेक्ट हाईलाइट एट ऑल सेल दैट आर फॉर्मूलाज। आपको हाईलाइट करना है जो फॉर्मूले वाली सेल्स है उनको, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है गो टू स्पेशल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंट अलाउड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007? आप पावर पॉइंट में कितना मैक्सिमम जूम कर सकते हो? 400% तक कर सकते हैं हम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 400%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन MS Word 2010 द फीचर फॉर वर्ड काउंट इज अवेलेबल इन प्रूफिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब। आपको वर्ड काउंट करना है, ये किसमें अवेलेबल होता है? ये अवेलेबल होता है रिव्यू वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजंट हैव द। कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बूट समझते हो? बूट होता है जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी विंडो है, जो भी आप यूज कर रहे हो, उसकी जो कोडिंग होती है वो रोम में स्टोर की जाती है, मतलब रोम में लोड की जाती है। तो जब ये हम सिस्टम ऑन करते हैं, तो ये जो बूट है, ये बूटिंग प्रोसेस ऑन हो जाता है, और ये सारी जितनी भी सॉफ्टवेयर से उनके रूटीन्स को रन करना शुरू कर देता है, और जिससे थोड़ी देर बाद हमारा सिस्टम ओपन हो जाता है सारी के सारे फोल्डर्स और फाइल्स के साथ। तो ये बहुत माइक्रो सेकेंड्स का ऑपरेशन होता है। तो बूट कब नहीं होगा? अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बूटिंग प्रोसेस नहीं हो सकता। और बूट की जो कोडिंग होती है वो कहाँ स्टोर होती है? रीड ओनली मेमोरी में। ये प्रोग्रामर का काम होता है, यूजर का काम नहीं होता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। जो ज्यादातर यूज होने वाला DBMS सिस्टम है वो कौन सा है? देखो, जो DBMS था ना, 3 टाइप का मेनली था, नेटवर्क, रिलेशन और हायरार्किकल। हायरार्किकल में ना ऐसे होता था, जैसे एक ट्री होता है, ट्री की रूट्स होती है, इस तरह से डेटा को अरेंज किया जाता था, ऐसे इस तरह से। इसको रीड करना, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता था। फिर इसकी जगह आया नेटवर्क मॉडल। इसमें क्या किया गया, जैसे कोई मान लो कोई डेटा है, किसी का प्राइस 40 रुपीज है, तो जितने भी आइटम्स है वो उसको इससे अटैच कर दिया, तो काफी मतलब इसी तरह से ये डेटा बना। पर इन दोनों को ना पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, इसको समझना बहुत मुश्किल होता था, कोई भी इजीली जाके इसको एक्सेस नहीं कर सकता था। उसके बाद इन के ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए डेटाबेस को अरेंज किया गया रिलेशनल फॉर्म में, मतलब रिलेशनल मतलब टेबल की फॉर्म में, इस तरह से जो डेटा है इस तरह से कॉलम्स और रोज की फॉर्म में किया। ये कॉलम्स होते हैं, ये रोज होती है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, यहाँ नेम लिख दिया, यहाँ एड्रेस लिख दिया, यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया। तो अब मुझे किसी का भी डेटा देखना है तो मैं सिंपल एक एक रो के थ्रू उसको देख सकती हूँ। तो जो मेनली मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। यही आजकल यूज होता है क्योंकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है और इजीली एक्सेसिबल है। ये भी यूज होते थे नेटवर्क हायरार्किकल, पर ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे समझने के लिए, इसलिए हम इसको यूज अभी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर क्लोजिंग अ टैब ऑन अ वेब ब्राउजर। आपको किसी टैब को वो करना है, क्लोज करना है, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? तो हमेशा हम Alt F4 से ही क्लोज करते हैं, तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको कुछ पेपर से पहले काफी सारे एमसीक्यूज करा दूं, जिसमें थोड़ा बहुत पेपर आपका कवर हो जाए। तो मैं आज की क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन है दोनों, तो मैं कोशिश करूंगी कि EMRS के एग्जाम से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज टाइप कवर करा दूं, जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल? एप्पल ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था? मैक ओएस। एप्पल का अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम है मैक ओएस। और एंड्रॉइड तो जो सभी फोन्स में होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज की क्लास में लिए हैं। आई होप आप लोग को थोड़े बहुत समझ में आएंगे। आप इसको 2x की स्पीड से करके देखिएगा, आपको ये हेल्पफुल लगेंगे। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही करते हैं।